हेलो फ्रेंड्स। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। भाई जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। तो फॉर्म अभी तुरंत भरना है या कुछ दिन इंतजार करना है, बहुत सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में है। साथ ही साथ चलो रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, आगे क्या होगा, टेंटेटिव डेट जो सीईटी सेल ने पब्लिश की है वो चेंज हो सकते हैं क्या, देन क्या प्रोसेस कब होगा, एडमिशंस कब होंगे। दोस्तों आज के सेशन में शॉर्ट में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मेन फोकस रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। अगर आप बिना ही नो कभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो भी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप में गाइड करूंगा, ये प्रोसीजर आप फॉलो करो, आराम से आप फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। देखिए मैं बिल्कुल यहाँ पे क्रैश से स्टार्ट करूंगा, फॉलो कीजिए, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले गूगल पे जाइए। अब गूगल पे क्यों जाना है भाई, सीधा जब आप लिंक टाइप करते हो ना तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सिमिलर साइट्स जो है, बहुत सारी ऐसी फेक साइट्स भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे जाइए, यहाँ टाइप कीजिए आप महाराष्ट्र सीईटी सेल, सीईटी सेल एमसीए सीईटी, वापिस से डालना है डाल सकते हैं, टेंटेटिव इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ये सर्च करते हैं पहला वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके सामने वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं cetcell.mahaceet.org, ये आपका हाइपर लिंक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ जाने के बाद में सबसे पहले अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है भाई, जो एमबीए करना चाहते हैं एमबीए के भी यहाँ पे फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, एमसीए की भी स्टार्ट हो गई है और साथ ही साथ एलएलबी की स्टार्ट हो गई है। अभी जो हमारा फोकस है एमसीए सीईटी पे है। दोस्तों ये जो पीडीएफ है आप देख सकते हैं एमसीए सीईटी के ठीक सामने, यहाँ पे आपको डाउनलोड मिलेगा। ये डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। दोस्तों एक चीज का यहाँ पे ख्याल आपको रखना है कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको दिखेगा 25 दिसंबर 2024 से ये वेबसाइट यानी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो एक्टिव हो गया है। 25 जनवरी 2025 तक ये एक्टिवेटेड रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ आपको मिल रहा है। दोस्तों 25 जनवरी के बाद भी थोड़े बहुत एक्सटेंशन आपको मिलते हैं, बट विद इन टाइम ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर आज ही कर ले क्या, कल ही कर ले क्या, परसों कर ले क्या। दोस्तों साइट अभी अच्छी चल रही है, अभी भी आप ये प्रोसीजर खत्म कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा दिन इंतजार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, वेबसाइट दिया है उन्होंने mahaceet.org। तो भाई यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो फाइनली ये आपको कहाँ रिडायरेक्ट करने वाला है, यही पेज पे रिडायरेक्ट करने वाला है। तो ये चीज अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए टेंटेटिव शेड्यूल सीईटी सेल ने पब्लिश किया था, तो इस टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएच एमसीए सीईटी, मैंने सिंपली इसमें हाईलाइट किया है। दोस्तों ये एग्जाम आपका संडे को होगा 23 मार्च 2025 को, ठीक है। सो 23 मार्च। तो यहाँ पे अगर आप आज की बात करें हम लोग दोस्तों 27 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90 डेज आपके एग्जाम के लिए बचे, 85 डेज आप देख सकते हैं। रही बात क्या, ये टेंटेटिव शेड्यूल चेंज होगा भाई लास्ट 2-3 इयर्स में, तो ये वाला जो टेंटेटिव शेड्यूल जो ये पब्लिश करते हैं ये इसको फॉलो करते हैं और काफी सही समय पे एग्जाम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कैप राउंड्स आगे की प्रोसेस भी सही समय पे होने वाली है। दोस्तों क्या चेंज होता है, तो भाई जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका जो 25 जनवरी उन्होंने लास्ट डेट बोला है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, बाकी कोई स्पेशल इसमें चेंज होता नहीं है। तो फॉर्म आज भरिए कल भरिए, 25 जनवरी तक आप भर दीजिए। फिर भी ना भर पाए तो 1-2 एक्सटेंशन आपको वहां से आगे मिलते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आ गया सीईटी, ये वाला आप सेक्शन देख सकते हैं भाई। ये जो एडमिशन प्रोसेस 2024-25 यानी लास्ट ईयर जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था एग्जाम दिया था उनका यहाँ पे कैप राउंड यानी कैप प्रोसेस के लिए ये था, ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। तो आपको आना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल 25-26 पे, यहाँ पे आप आ गए। ओके सो ये लोड हो रहा है। दोस्तों वंस यहाँ पे आप पहुंच गए, आपको डेफिनेटली यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड ये मांगेगा। अभी तक के आपने सीईटी सेल पे कभी अप्लाई नहीं किया, अगर पहले कभी अप्लाई किया होगा और ये आपके पास में अवेलेबल होगा, हो सकता है बहुत से बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, तो दोस्तों सेम ईमेल आईडी सेम पासवर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट जो पहली बार इस साइट पे रजिस्टर कर रहे हैं उनको कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे आप क्लिक करते हैं, मैं फिर से इसको बैक करता हूं, यहाँ पे न्यू यूजर बोल के आपको रजिस्टर करना है। बाकी यूजर मैन्युअल ट्यूटोरियल जो भी यहाँ पे दिया है दोस्तों जस्ट इग्नोर इट। रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिए,
यहाँ पे अभी आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ डमी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो मैंने ये डाल दिए दोस्तों डिटेल्स। ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जो भी डिटेल्स है दोस्तों यहाँ पे आपको एसएससी एचएससी मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करना है। मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम मिडिल नेम बहुत सी लड़कियों का मैरिज के बाद बदल जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है, एसएससी एचएससी को ही फोकस करना है दोस्तों। फर्स्ट नेम आपको डालना है, फर्स्ट नेम के बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद मिडिल नेम डालिए, देन यहाँ पे जो भी आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। दूसरा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस योर नेम ओनली कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड विदाउट सरनेम। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्थ साउथ साइड में आप जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ होता है नेम्स में। तो दोस्तों वो आप यहाँ पे उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। सो योर नेम ओनली कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, ठीक है, फुल नेम में विदाउट सरनेम प्लीज एंटर डॉट इन दिस फील्ड, अदरवाइज ये सबमिट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने वैलिडेशंस किए हुए हैं, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा दोस्तों। बाकी जनरली आपको पता है फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है, 3 यहाँ पे वैल्यूज होते हैं, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। दूसरा दोस्तों ईमेल आईडी पे आ जाते हैं। भाई ईमेल आईडी में चलो यहाँ पे एक डाल देता हूँ। मैंने ये एक ईमेल आईडी इस्तेमाल कर लिया इसके लिए, ये मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। दोस्तों पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड फील्ड में आपको एक ध्यान देना है कि कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा दोस्तों कम से कम एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। आप एक से ज्यादा कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पूरे पासवर्ड में एक कैपिटल एक स्मॉल ये कम से कम होना चाहिए। नंबर भी होना चाहिए और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ का आप इस्तेमाल कर सकते हो, डॉलर सिंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मिनिमम ये है। और दोस्तों मैक्सिमम पासवर्ड जो है वो 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया, मैंने एक स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया, मैंने नंबर का इस्तेमाल किया, और मैं यहाँ पे कुछ भी डॉलर है, @ है, परसेंटेज है, कॉमा है, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनके हिसाब से जो जो कहा है उस हिसाब से ये सब फॉलो कर लिया। दूसरा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। चलो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ऑब्वियसली डिटेल्स जो है आप समझ सकते हैं कि ये डेमो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए दोस्तों रैंडमली, और रजिस्टर कर लेता हूँ। वंस दोस्तों ऑब्वियस है, अगर आपका खुद का लैपटॉप है, अगर मान लीजिए बाहर कहीं पे फॉर्म भर रहे तो सेव मत कीजिए, ये बहुत बार आता है दोस्तों, अदरवाइज दूसरा कोई बंदा जो है वो इसमें लॉगिन कर लेगा। तो ये आप पे निर्भर करता है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ दोस्तों। ईमेल वेरिफिकेशन, इसके बाद में जैसे ही रजिस्ट्रेशन का एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपने फिल किया दोस्तों, अब आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है। सो ईमेल वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, आपको अपने ईमेल आईडी पे जाना है, ठीक है। सो फिलहाल मेरे पास में मोबाइल है, मोबाइल पे मैं ईमेल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे आपके सामने प्रोसीजर कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। ईमेल आईडी अपना ओपन कीजिए। ईमेल आईडी जैसे ही ओपन करते हैं दोस्तों, वहां पे आपको मिलेगा सीईटी सेल का नोटिफिकेशन, यानी सीईटी सेल का ईमेल वहां पे आया होगा, उसका सब्जेक्ट होगा दोस्तों MSCET। मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप जब मेल का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, वहां पे आपको क्लियरली वेरीफाई ईमेल करके एक बटन मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको इमीडिएटली मैसेज आएगा कंफर्म वैलिडिटी ऑफ ईमेल एड्रेस, और क्लिक हियर टू प्रोसीड करते ही दोस्तों योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, इस तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। ये जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, आपको जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाला है उस ईमेल को ओपन कीजिए, आपको मेल वहां पे दिख जाएगा, तुरंत मेल डाल रहा है क्योंकि साइट पे बिल्कुल लोड नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल आपको वेरीफाई करना है। वंस आप वो करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है वंस द ईमेल इज वेरीफाइड प्लीज क्लिक हियर टू री लॉग इन। और दोस्तों ये मैंने री लॉग इन पे क्लिक किया, देखिए मैंने सेव किया हुआ था तो वो ऑटो फिल हो गया है। तो जो भी मेल आईडी है और जो भी पासवर्ड अभी अभी आपने बनाया है वही आपको यूज करना है। और दोस्तों मैंने ये साइन इन कर दिया। ओके, वंस आई साइन इन दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन आ रही है। सो ये इंफॉर्मेशन अभी फिल करनी है, मैंने ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों,
ये मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया। दोस्तों प्लीज एंश्योर एंटर्ड मोबाइल नंबर इज करेक्ट, क्योंकि इसी पे ओटीपी आएगा। जो भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन है, कुछ भी अपडेट्स आते हैं दोस्तों, आपको उसी मोबाइल पे आने वाले हैं। तो जो भी मोबाइल नंबर है वो वर्किंग कंडीशन में, ये आप ध्यान रखें। बाकी आप किसी का भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, नो वरीज, अगर आपके पास नहीं है तो। दोस्तों फादर नेम में देखिए, इन केस ब्लैंक नॉट एप्लीकेबल फील्ड्स द कैंडिडेट मस्ट एंटर डॉट। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मार्कशीट पे या फिर नाम आप नहीं डालना चाहते, उस केस में दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे डॉट लिखना है। बाकी केसेस में आप अपने फादर के डिटेल्स यानी जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ओनली फर्स्ट नेम, फादर का ओनली फर्स्ट नेम, उनका मिडिल नेम, उनका सरनेम नहीं डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप अपनी मॉम का नाम डाल सकते हैं। अगर मॉम का नाम नहीं डालना है, सिंपली आप वहां पे डॉट करके रख दीजिए। अब नहीं डालना है का क्या मतलब है दोस्तों, अगर आपके एसएससी एचएससी मार्कशीट पे अगर मॉम का नाम है तो आपको जरूर यहाँ पे डालना है, ठीक है। उस केस में आपको डॉट नहीं लिखना है। बहुत बार क्या हो जाता है, ऐसे मार्कशीट ऐसे बोर्ड से बच्चे करते हैं, वहां पे नहीं होगा नाम, तो उस केस में ये डॉट एप्लीकेबल है। हर बच्चे के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके मार्कशीट पे मॉम का नाम है, अगर आपके पिता का नाम है, आपको डिटेल्स डालने चाहिए। दोस्तों जेंडर की बात करते हैं, जेंडर डाल दिया। रिलीजन, अब दोस्तों ये जो फील्ड है ना काफी सेंसिटिव है, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है आगे। साथ ही साथ आपको जो भी बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, फीस में आपको बेनिफिट्स होते हैं, साथ ही साथ एडमिशन के वक्त आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स होते हैं। तो ये फील्ड्स काफी सेंसिटिव होती है, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, साथ ही साथ जूस वगैरह दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस करना है कि जो भी आपका प्रॉपर रिलीजन है वही आपको डालना है। जैसे कोई बंदा अगर जैन है तो दोस्तों आपको जैन चूज करना चाहिए, क्योंकि आप जैन माइनॉरिटी के हिसाब से आपको जैन माइनॉरिटी के कॉलेज में बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे और एक फायदा होता है दोस्तों कि स्कॉलरशिप का यहाँ पे फायदा आपको हो सकता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे तो आप अपना रिलीजन सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिलीजन सिलेक्ट कर लिया। रीजन की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका परमानेंट जहां से आप बिलोंग करते हो प्रॉपरली, जहां से फॉर्म भर रहे हैं वो नहीं, जहां पे आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर वो रूरल एरिया में आता है दोस्तों रूरल सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप अर्बन यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो भी एड्रेस आप डालने वाले हैं। मदर टंग, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी बोलते हो हिंदी डालिए, मराठी बोलते हो मराठी डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे मराठी सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों नेशनैलिटी, अभी नेशनैलिटी इंडियन डालिए, आपका कोई और नेशनैलिटी होगा तो वो डाल सकते हैं आप, बट जनरली दोस्तों यहाँ पे इंडियन आपको चूज करना है। अगर आप एनआरआई हो, पूरा आपका वही का है और आप यहाँ पे एमसीए करना चाहते हो तो ही वो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। एनुअल फैमिली इनकम, दोस्तों अगेन सेंसिटिव फील्ड, ठीक है, फिर से ये सेंसिटिव फील्ड है। अब यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि मार्च 2025 तक जो भी इनकम आपके फैमिली का होने वाला है, मार्च 2025 का, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आगे आपको लगेगा अगर आपको कास्ट वैलिडिटी या बाकी बेनिफिट्स का इस्तेमाल करना है तो। जैसे ये नॉन क्रीमी लेयर का होता है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन होता है, बहुत सी बातें होती है दोस्तों आगे। तो आपको ये बिल्कुल आराम से पेरेंट्स से डिस्कस करके ये फिल करना चाहिए, कुछ भी रैंडमली यहाँ पे फिल मत कीजिए, ठीक है। सो मार्च 2025 तक, अगर यानी मार्च 2025 के बाद जो भी आप इनकम सर्टिफिकेट निकालने वाले हो, उस वो इनकम जो भी रेंज होगी आपकी वही रेंज यहाँ पे डालिए। सो टेंटेटिव में जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों 1.5 से 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, ऑब्वियसली मैरिड अनमैरिड जो भी होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अब भाई परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं, तो परमानेंट एड्रेस मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि नोटिफिकेशन, अगर मान लीजिए इनको कभी कुछ भेजना ही है, पोस्ट से भेजना है, ठीक है, तो उस केस में जहां पे वो रिसीव होगा वही एड्रेस आपको डालना चाहिए। अभी बहुत से बच्चे पुणे में हैं, मुंबई में हैं, जो कहीं और विलेज प्लेस से आए हुए हैं, यहाँ पे जो उनका एड्रेस है वो बहुत टेम्पररी है, वहां पे आपको कोई पोस्ट से जो भी चीजें आएगी वो नहीं चाहिए। तो दोस्तों जहां पे ये चीजें डिलीवर होगी वही आपको डालना चाहिए। तो जनरली ऐसा तो कुछ होता नहीं कि पोस्ट से वो कुछ भेजने वाले हैं, फिलहाल के केस में सब कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है, बट दोस्तों एड्रेस सेंसिटिव फील्ड है, आपको वही एड्रेस डालना चाहिए जो कि आपका कोई ना कोई वहां पे नोटिस अगर जाए तो वो आप रिसीव कर पाए। दोस्तों एड्रेस में यहाँ पे समथिंग डाल देता हूँ, ये मैंने कुछ एड्रेस डाल दिया। ट्राई कीजिए कैपिटल में फिल कीजिए, जिससे कि फॉर्म में जो फील्ड्स है वो प्रॉपर आती है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये कुछ डिटेल्स डाल दी,
ठीक है, यहाँ पे आप स्टार देख सकते हो, ये स्टार बताता है कि ये फील्ड जो है मैंडेटरी फील्ड्स है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी एड्रेस लाइन 3 मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस बड़ा है तो सब ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कॉमा यूज करके आप ये फिल कर सकते हैं। स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र को बिलोंग नहीं करते तो आपको बाहर का स्टेट डालना है। और एडमिशन जो है वो उसी हिसाब से डिपेंड करेगा, आप महाराष्ट्र को बिलोंग नहीं करते तो उसके हिसाब से ही आपके यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर्स, मेरिट लिस्ट सब कुछ आने वाला है। सो बहुत बार ओएमएस कैंडिडेट, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट के हिसाब से भी बहुत से बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पुणे सिलेक्ट कर लिया, जो भी तालुका है पुणे के तालुका है, वैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट प्लेस के यहाँ पे तालुका होंगे, ये मैंने तालुका सिलेक्ट कर लिया। विलेज की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे विलेज आ जाएगा। अगर विलेज नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपको जो भी तालुका प्लेस है वही यहाँ पे विलेज में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। पिन कोड मैंने डाल दिया, जो भी पिन कोड है ये मैंडेटरी फील्ड्स है। एसटीडी कोड नहीं है, मत डालिए। फोन नंबर, जो फोन नंबर अभी आपके पास में अवेलेबल है वो नंबर डाल दीजिए, जिसपे डेफिनेटली सारे नोटिफिकेशंस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, ज्यादा कंफ्यूजन मत कीजिए। यहाँ जहाँ पे आपको नोटिस मिलने वाले हैं अगले 1 साल के लिए, ठीक है, अगला 1 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो एग्जाम होगा, 3 महीने बाद एग्जाम होगा, कैप प्रोसेस होगा, तो हो सकता है कि नोटिस आपको वहां पे मिले, उसी जगह पे आप डालिए। बाकी एड्रेस का कोई लॉजिक नहीं है, नोटिस तो वैसे आती नहीं है, बट अगर मान लीजिए कुछ होता है, कोई दिक्कतें होती है दोस्तों, उस केस में आपको वही चीज डालना चाहिए। दूसरा, आर यू डोमिसाइल्ड इन द मींस डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये ख्याल रखिए। देखिए यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप यस कर रहे हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सा वैरायटी है। डोमिसाइल का मतलब क्या, 15 ईयर से, अगर दोस्तों अगर 15 ईयर से आप यहाँ पे हो, महाराष्ट्र में हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बिहार में हो, आप यूपी में हो, और आपके पेरेंट्स अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं दोस्तों, उस केस में भी आपका डोमिसाइल का कैटेगरी बदलता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, अलग अलग उसमें कैटेगरी होता है। तो आप पेरेंट्स से प्रॉपरली डिस्कस कीजिए। अभी उस कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में तो आप रिप्लाई करेंगे, हम लोग उसको आंसर डेफिनेटली करेंगे। दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, अधिवास प्रमाण पत्र इसको बोला जाता है, ठीक है, जिससे कि ये प्रूव करते हैं आप लोग कि आप महाराष्ट्र के ही हो। ओके, नो अगर आप करते हो तो भी चलेगा, आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा। फिलहाल मैं यस कर रहा हूँ, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, ये अज्यूम करके। माइनॉरिटी स्टेटस, अगेन सेंसिटिव, अगेन सेंसिटिव दोस्तों। देखिए जैन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, सिख है, ये जो कम्युनिटीज है ना दोस्तों, ये माइनॉरिटी के अंदर आती है। तो अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे यस करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अब माइनॉरिटी में भी 2 कैटेगरी है, और रिलीजन वाला माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसे दोस्तों हिंदी भोजपुरी, हिंदी गुजराती जैन, गुजराती कच्ची, तो क्या होते हैं ना, कुछ कुछ कॉलेजेस जो है ये स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हिसाब से बनाए गए होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशंस होते हैं, स्पेशल उनका कोटा होता है। तो ये चीज आपको ख्याल रखना है, अगर आप माइनॉरिटी में हो तो भाई माइनॉरिटी के अंडर अप्लाई करें। वैसे भी आपको बाकी बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले हैं, ना करके उसमें कुछ आपका बेनिफिट होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर मैंने 2 फील्ड आपको क्लियर कर दी, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो लिंग्विस्टिक, क्योंकि कुछ कॉलेजेस लिंग्विस्टिक के हिसाब से फॉर्म हुए होते हैं, और कुछ जो यूनिवर्सिटीज है, कुछ जो कॉलेजेस है दोस्तों, वो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी के अंडर आती है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो कीजिए। अगर मान लीजिए रिलीजियस माइनॉरिटी है तो इनमें से कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, स्कॉलरशिप से लेके हर जगह आपको काम में आएगा। तो रिलीजियस यानी जैन है, आप क्रिश्चियन है या सिख है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं माइनॉरिटी को नो कर रहा हूँ। दोस्तों डिसेबिलिटी, भाई डिसेबिलिटी को स्पेशल रिजर्वेशन होता है, ठीक है। डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास में इसका वैलिड सर्टिफिकेट है, 40% के ऊपर अगर डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे डिसेबिलिटी को यस कीजिए। हर कॉलेज में आपको डिसेबल पर्सन के लिए सीट रिजर्व होती है, तो यहाँ पे फिर कास्ट मैटर नहीं करेगा, बाकी चीजें मैटर नहीं करेगी, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फिलहाल नो कर रहा हूं, अगर है तो आपको यस करना है। ओके, देन एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, आपने एसएससी कब पासिंग किया एंड ऑल, ये सब इंफॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पे डालनी है। सो रैंडमली मैं कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ,
दोस्तों मैंने 2000 समथिंग इंफॉर्मेशन डाल दिया। टोटल परसेंटेज रैंडमली यहाँ पे आपको परसेंटेज एंटर कर देना है, जो भी 70 80 रैंडमली, आई मीन मार्कशीट आप देखिए। अब मैं डेमो फॉर्म यहाँ पे भर रहा हूँ जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी पासिंग ईयर है एसएससी का, अब एसएससी ऑब्लिक इक्विवेलेंट बोला है क्योंकि एसएससी बोर्ड ही हो जरूरी नहीं है, बाकी स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। तो जो भी कुछ बोर्ड होगा वो बोर्ड के आपको यानी 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, 10th क्लास का पासिंग ईयर वहां पे डालना है, 10th क्लास के परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ क्लियर बोला है भाई 2 डेसिमल प्लेसेस ही अलाउड है। जैसे 76.26 है तो 26 दो ही डेसिमल, डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट्स वहां पे अलाउड है, बहुत सा वहां पे आपको डालना नहीं है। दूसरा, सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, तो जो भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। दूसरा, स्टेट जहां से आपने 10th किया है मैंने यहाँ महाराष्ट्र डाल दिया। आर यू appeared for 12th HSC डिप्लोमा एग्जाम इन 2025। दोस्तों सेंसिटिव फील्ड, अब देखिए आप एमसीए के एंट्रेंस का फॉर्म भर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि 2025 में तो आप 12th नहीं दे रहे हो, है ना। आप ग्रेजुएशन के या तो फाइनल ईयर में हो या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो ये फील्ड के बारे में आप ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, नो। क्योंकि यहाँ पे यस कर दिया इसका मतलब 12th अभी 2025 में आप दे रहे हो, तो अगर 2025 में 12th दे रहे हो तो ये एमसीए तो ग्रेजुएशन के बाद का है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो, नहीं तो क्या होता है ना, टाइम पास आप करने वाले हो फॉर्म भरते वक्त। दोस्तों महाराष्ट्र मैंने कर लिया कि भाई मैंने महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है ना, ये मैंने नो करना था, ठीक है। सो ये नो किया। ओके, एचएससी डिप्लोमा, डिप्लोमा वाले भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है भाई। 12th किया 12th लिखो, डिप्लोमा किया है डिप्लोमा लिखो। 10th के बाद बहुत से बच्चे हैं जो 12th नहीं करते और डिप्लोमा करते हैं। ओके, कब आपने ये पास आउट किया, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी आपका ईयर है वो आपको डालना है। कहाँ से आपने किया, मैंने वही महाराष्ट्र वाला यूज किया, बाकी आपको यहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे। मार्क्स टाइप, अब मार्क्स में भी दोस्तों अब बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बोर्ड जो है परसेंटेज में मार्क्स देते हैं, कुछ जो है सीजीपीए में देते हैं। तो आपके जैसे भी होंगे यहाँ दोनों ऑप्शन है, परसेंटेज भी है सीजीपीए भी है, उस हिसाब से आपको चूज कर लेना है। मैंने परसेंटेज चूज कर लिया, मैंने यहाँ पे मार्क्स डाल दिए। दूसरा दोस्तों, एचएससी डिप्लोमा मार्क्स आउट ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ आपको एचएससी डिप्लोमा मार्क्स ऑप्टेन लिखना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे मार्कशीट पे आपको दिखाई देगा टोटल कितने आपको मार्क्स थे सारे सब्जेक्ट मिलके और आउट ऑफ क्या था, तो यहाँ मैंने समथिंग डाल दिया, ठीक है। सो ये हो गया, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए। आपको वेरीफाई कर लेना है आपके मार्कशीट पे 12th के मार्कशीट पे बराबर उतने परसेंटेज आ रहे हैं क्या, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी स्टेट्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, कहीं बेस्ट 5 कहीं पे क्या होता है, तो आपको अपने मार्क्स जो है परसेंटेज के साथ वेरीफाई कर लेना है। सेव चेंजेस दोस्तों, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। तो डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली एंड मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि शायद ये मोबाइल नंबर मेरा पहले से ही रजिस्टर्ड था बोल के वो आया है, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों। ये आ गया, हाय मुकेश, एंड सीईटी रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे आप आ गए। तो ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं आएगी जब तक आप लॉगिन वगैरह नहीं करने वाले। तो मैं आपको प्रोसीजर याद दिला दूं, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के हमने रजिस्टर्ड किया, लॉगिन डिटेल्स मिले, यूजर आईडी मिला, पासवर्ड मिला, हम आगे आए, फिर हमने हमारे जो बेसिक डिटेल्स है 10th के 12th के वो फिल किए। दोस्तों ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी फेच होने वाली है। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये अब से आगे आपको काम आने वाले हैं। जैसे कि सीईटी रजिस्ट्रेशन अभी हमको करना है, प्रोफाइल, तो प्रोफाइल क्लिक कर देता हूं। देखिए अभी जो हमने इसके पहले किया था वो प्रोफाइल हमने बनाया था, तो प्रोफाइल में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमने भर दी थी। हेल्प डेस्क दोस्तों, ये आपको कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है इंफॉर्मेशन में, आपको कांटेक्ट करना है सीईटी सेल को, उस टाइम में ये काम आएगा। हॉल टिकट डेफिनेटली यही लॉगिन आईडी यही पासवर्ड यूज करके आपको हॉल टिकट जो है आपके यहाँ से डाउनलोड करने होंगे। आगे कुछ ऑब्जेक्शन आपको आगे रहेंगे वो यहाँ से, इस पे हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली स्कोर कार्ड भी यही से मिलेगा। बाकी दोस्तों
ये बाकी डिटेल्स फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटिफिकेशंस वगैरह वैसे भी मिलने वाले हैं आपको। तो फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं सीईटी रजिस्ट्रेशन पे। दोस्तों यहाँ पे आ गए, जैसे कि मैंने कहा आपको कि यहाँ तक का जो पार्ट है भाई, आप एमसीए करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, या सीईटी सेल की और कोई सीईटी देना चाहते हो, अब आपका प्रोफाइल हमेशा के लिए यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस्तेमाल करेंगे यही आईडी यही पासवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी वाले सेक्शन पे आपको फोकस करना है। पीजी में दोस्तों ये एमबीए के लिए है, इसके भी फॉर्म रिलीज हो गए, और ये एमसी के लिए, बाकी एग्रीकल्चर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, अलग अलग फॉर्म है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आप फोकस करेंगे एमएच एमसीए सीईटी 2025 पे। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, सो स्क्रीन अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्री रिक्विजिट फॉर एमएच एमसीए सीईटी 2025, यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन मिल जाएगा। डाउनलोड सेक्शन में इंफॉर्मेशन ब्रोशर है दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र एमसीए सीईटी की पूरी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल के लिए मैं क्लिक किया है, आप यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ओके, ये लोड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीए 2025-26 के लिए पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, कैसे फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आपको एलिजिबिलिटी एंड ऑल सारी चीजें क्लियर है, वो अभी अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ओके, ये फॉर्म खोलने का मतलब ये था दोस्तों, क्या होता है ना, ये जो ब्रोशर है, ये ब्रोशर में आपको अलग अलग प्रोफोर्मा मिलते हैं। मतलब क्या होता है ये प्रोफोर्मा कि हो सकता है आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरना हो, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट अरेंज करना होता है। तो बाकी सारी चीजें जो है इस ब्रोशर में आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों इसको मैंने बैक किया, कैंडिडेट प्रोफाइल पे मैं दोबारा आ गया। ओके, सीईटी रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर दिया, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी पे मैंने क्लिक कर दिया। तो डाउनलोड सेक्शन में वैसे जाने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। ओके, बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग, ठीक है, एमएच एमसीए सीईटी 2025 ऑनलाइन का मतलब है इस एंट्रेंस की बात चल रही है, एंट्रेंस ऑनलाइन मोड में है, कोर्स की बात नहीं चल रही है। द कैंडिडेट शुड हैव पास बीसीए होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस चलेगा, बीएससी आईटी चलेगा, बीई बीटेक होगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो बीई बीटेक के बाद एमटेक नहीं करते, एमसीए करते हैं, उनके लिए है एलिजिबिलिटी दोस्तों। एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, एटलीस्ट 45% मार्क्स अगर रिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड ऑल है तो उसके लिए है। कैंडिडेट शुड हैव पास एनी ग्रेजुएशन डिग्री, बी बीटेक बीएससी बीकॉम बीए जो भी हो। दोस्तों ये देखिए ये वाले तो बिल्कुल स्पेशलाइज है, जिनका कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, ये देख सकते हैं सीएसई आईटी एंड ऑल, इनके लिए तो ये मतलब बिल्कुल एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन बीए किया है, बीकॉम किया है, दोस्तों एमसीए एक ऐसा कोर्स है ना जो नॉन आईटी बैकग्राउंड में भी आपने ग्रेजुएशन किया है दोस्तों, और आप सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हो और एमसीए कोर्स करके आप सॉफ्टवेयर में करियर कर सकते हो, यानी इस फील्ड में आप करियर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड हैव पास एनी ग्रेजुएशन डिग्री, बीई हो, बीटेक हो, किसी भी ब्रांच से हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, मैथमेटिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, प्रिफरेबली, ये प्रिफरेबली का मतलब क्या है, होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि नहीं होगा तो आपको इसको जाने नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों प्रिफरेबली विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल एंड ऑब्टेन। सो मैथमेटिक्स की बात है, मैथमेटिक्स या तो आपका 12th में होना चाहिए या ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और बाकी वही है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए मैथ्स में, या 45% अगर मान लीजिए आप कैटेगरी हो। फॉर स्टूडेंट्स हैविंग नो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, अगर मान लो मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड ही नहीं तो क्या एमसीए नहीं कर सकते। दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि जो भी कॉलेज होगा, जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, जो भी यूनिवर्सिटी होगा, वो एक ब्रिज कोर्स आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के लिए लेके आते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए नो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, कंपलसरी ब्रिज कोर्स विल बी फ्रेम बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड एडिशनल ब्रिज कोर्स कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे होगा, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फाइनल ईयर में, यानी जो अभी 3rd ईयर में है और जिनका
अभी थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एग्जाम होगा, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो पास आउट कैंडिडेट है ऑब्वियसली वो दे ही सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द कैटेगरी। मैंने कहा इसका बहुत बेनिफिट आपको होता है, और बाद में गड़बड़ ना हो, तो ये आपका सेंसिटिव है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए अगर आप कास्ट में ओपन कैटेगरी का झंझट नहीं है, एंड नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल। नॉन क्रीमी लेयर भी लगता है, तो ये डिपेंड करेगा, ओबीसी कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर लगता है। यहाँ पे ध्यान देना है वैलिड अप टू 31 मार्च 2026, ये आप ख्याल रखना। भाई पुराना है, काम नहीं आएगा, आपको वहां पे चेक कर लेना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी वही जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग जिनको कहा जाता है, दोस्तों कम से कम 40% का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फीस आप देख सकते हैं, फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स महाराष्ट्र स्टेट आउट ऑफ मारे ओएमएस सबके लिए कितना दिया है, 1200। आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओएमएस कैंडिडेट हो, 1200 रुपए, 1200 रुपीज इस फॉर्म की फीस होगी, जो आगे अपने को फिल करना है, तब ये आपको लास्ट में पेमेंट करना है। अगर एस सी एस टी ओबीसी विजेएनटी जो भी है, यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं दोस्तों, ओनली 1000 रुपीज फीस, यानी 200 यहाँ पे आपके लेस हो जाते हैं। ऑर्फन है तो 1000 रुपीज ही फीस है। दूसरा, प्लीज रीड द यूजर मैनुअल एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर बिफोर फिलिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। फिलहाल तो मैं पूरा आपको फॉर्म बता ही रहा हूँ, तो फिलहाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी सेफ्टी साइड अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बेनिफिट ही होगा। कैंडिडेट शुड यूज देयर एक्टिव ईमेल आईडी, क्योंकि ये जरूरी है, वैलिडेशन वहीं पे होगा, वेरिफिकेशन वहीं पे होगा, वहीं पे नोटिफिकेशन आएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वर्किंग वाले ही आपको देना चाहिए। द सबमिटेड एंड फीस पेड एप्लीकेशंस विल नॉट बी एडिटेड, क्योंकि आपने सबमिट कर दिया, 2-3 बार आपको पूछा जाता है, सब कुछ सही है चेक कर लीजिए, बाद में जनरली ये चेंज नहीं होता है, बट एक बार करेक्शन का मौका भी मिलता है। जो बेसिक से चीजें होती है, गलती हो जाती है, मेल का फीमेल हो जाता है एंड ऑल, तो एक आपको विंडो मिलेगी, ठीक है, बहुत बार मिलती है, कभी ना मिले, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको केयरफुली ख्याल रखना है। बाकी ऑलमोस्ट हर साल वो होता है, पॉसिबल है। डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ओटीपी विथ एनीबॉडी, इतने आप समझदार हो, है कि नहीं। प्लीज यूज गुड क्वालिटी फोटोग्राफ, तो पहले ही आपके पास में जो पासपोर्ट साइज फोटो है जिसमें फेस क्लियर दिखे, ऐसा नहीं कि अभी आप फोटो स्टूडियो जाओ और वहाँ फोटो निकालो, भाई मोबाइल का जमाना है, खुद ही व्हाइट बैकग्राउंड देखिए, फोटो निकाल लीजिए जिसमें फेस, ईयर सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, यहाँ तक वाला पार्ट, ठीक है। प्रॉपरली क्रॉप कीजिए, आराम से अपलोड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, सिग्नेचर भी चाहिए होगा, पेपर पे आप प्रॉपरली सिग्नेचर कर सकते हैं, जनरली यूज ब्लैक पेन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट एंड बाकी ठीक है, कैंडिडेट कैन यूज ओनली वन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फॉर वन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन बता दिया, तो आप देख सकते हैं ये पढ़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको यहाँ पे टिक करके ही आगे बढ़ना है। और दोस्तों आई एक्सेप्ट पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा सा भी स्मॉल कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स प्रोफाइल में फिल किए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लिए गए हैं। ये सभी रैंडम डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाली हुई है। एंड ये जो परमानेंट एड्रेस था, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस था, दोस्तों फिलहाल डेटा सेंसिटिव होता है, तो कुछ फील्ड हम ऑलरेडी उसको मतलब हाईलाइट जो है वो हटा दिया है, तो आप अपने डिटेल जो भी होंगे वही चेक कीजिए। एंड यहाँ पे अब दोस्तों लास्ट में जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, ये डालना है CT532, ये मैंने डाल दिया, सेव एंड प्रोसीड कर दिया। क्या किया, जो भी प्रोफाइल हमने फिल किया था ना, वो वापस से इन्होंने यहाँ पे क्रॉस चेक अपने से करवा लिया। दोस्तों ओटीपी वाला फील्ड है, चलो मैं ओटीपी यहाँ पे जो आया है वो डाल देता हूँ, और 10, तो ये मैंने ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। सो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दिया। ओके, ये एप्लीकेशन नंबर का आपने क्या करना चाहिए, फोटो ले लेना चाहिए। वैसे तो आपको बहुत बार एसएमएस आ जाता है, जैसे अभी फिलहाल मेरे पास एसएमएस आ गया जिसमें एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आ गया, बट एसएमएस नहीं आता है, भाई फोटो लेके रख लीजिए, ठीक है। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये बाकी इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं, कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वही है डिस्क्लोज मत कीजिए पासवर्ड एंड ऑल, ऐसा वैसा सब चीज है। तो दोस्तों मैंने प्रोसीड कर लिया। अब यहाँ पे आ गए हम लोग एक्चुअल विंडो पे, जहां पे सारे इंफॉर्मेशन आप कहेंगे, देखिए स्टेप 1 से लेके स्टेप 9 तक
ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको फिल करना है। आई नो वीडियो काफी लॉन्ग होने वाला है, बट दोस्तों गलती की गुंजाइश जो है ना वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आराम से इस चीज को फिल कीजिए, टाइम लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत बहुत दिक्कत आती है। क्या प्रोसेस के वक्त भी दिक्कत आती है, उसके पहले भी आ सकती है, कभी कोई फील्ड एडिट ही नहीं होती है, बहुत बहुत दिक्कतें आती है। सो काफी केयरफुली ये काम करना चाहिए। सो आई एम टेकिंग टाइम, आप भी टाइम लीजिए दोस्तों। चलो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, तो दोस्तों ये इनकम्प्लीट बोला है, मैंने इसको कंप्लीट पे यहाँ पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए आर यू डोमेसाइल इन महाराष्ट्र, मैंने पहले ही यस किया था, यस हो गया। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, दोस्तों सेंसिटिव फील्ड है ना, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, देखिए ओपन कैटेगरी वाले को झंझट नहीं है, ओपन कीजिए। और यहाँ पे एससीबीसी जो मराठा के अभी नए सर्टिफिकेट्स दिए गए दोस्तों, वो भी यहाँ पे है अवेलेबल। बाकी एनटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे वीजे, NT1, NT2, NT3 तीनों है, ओबीसी है, एसबीसी है, एससीबीसी है जो मराठा मैंने कहा, एसटी, एससी और ओपन। सो मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ। कैटेगरी का बता देता हूँ, जैसे मैं एससी कर देता हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने वो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये चीज क्लियर आएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसीजर। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे एससी चूज किया या जो भी कैटेगरी वो चूज किया, आपके पास में फिलहाल अगर सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, मेक श्योर दोस्तों जब इसका कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो कैप प्रोसेस लगभग कब स्टार्ट होगा, जून जुलाई में ये कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब तक दोस्तों आपके पास में ये सर्टिफिकेट्स आने चाहिए, क्योंकि कैप प्रोसेस के वक्त ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिलहाल नहीं है, डोंट वरी। तो दोस्तों जैसे मैं इसको ओके बोलता हूं, तो ये अभी आपको पूछने वाला है कि अगर ऐसी है तो फिर क्या है, ठीक है, क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखिए। अगर मान लीजिए आपने अप्लाई किया है और अभी तक नहीं आया है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दोस्तों फिल करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये काफी सेंसिटिव है, इसलिए मैंने इसको टाइम लिया कि किस तरीके से आपको ये करना है। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी में जाइए, ओबीसी अगर मैं करता हूँ तो भी आपको वही पूछेगा। ओबीसी में एक ख्याल रखना है दोस्तों, ओबीसी वालों के पास में नॉन क्रीमी लेयर भी होना चाहिए 31 मार्च 2026, जिस पे वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, कब? एट द टाइम ऑफ कैप, नॉट नाउ। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए भाई, ओबीसी तभी डालिए जब आप ये फॉर्म आपके आपके पास या तो सर्टिफिकेट है, यानी कास्ट तभी डालिए जब आपके पास सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है, ओबीसी है तो नॉन क्रीमी है दोस्तों, या फिर अभी नहीं है और आप अप्लाई करेंगे और आपको डेफिनेटली मिलने वाला है तो ये कीजिए। अदरवाइज आप अपना कैटेगरी को ओपन ही रखिए, जिसके पास सब है कोई टेंशन वाला काम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एसबीसी वगैरह पे क्लिक कर दिया या फिर एससीबीसी पे क्लिक कर दिया, आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं, बाकी तो कुछ झंझट नहीं है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। मराठा के लिए भी वही सभी नॉन क्रीमी एंड ऑल सभी चीजें लगेगी। ओपन। योर एनुअल फैमिली इनकम मैंने ऑलरेडी कहा है दोस्तों, मार्च 2025 तक के जो भी आपका इनकम रहेगा वही आपको प्रॉपरली पहले डालना चाहिए। ओके। ईडब्ल्यूएस, अब ये ईडब्ल्यूएस जो है ना, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है इनका, जैसे मैंने एस किया तो वो क्लियर बोलेगा। ईडब्ल्यूएस यानी दोस्तों इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इससे आपको फीस में बेनिफिट मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन यानी सीट्स जो है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आप वो अरेंज कर सकते हो तो ही आपको ये फील्ड के लिए जाना है, अदरवाइज सिंपली नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोफार्मा होता है दोस्तों, प्रोफार्मा वी, उसी प्रोफार्मा में आपको जो सर्टिफिकेट है वो लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज आप थोड़ा जानकारी लीजिए। अभी भी 1 महीना इस फॉर्म के लिए, डेट थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी होता है, तो 25 ऑफ जनवरी तक ये पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लीजिए और तभी आगे जाइए। और बेनिफिट्स अगर आप अगर उस कैटेगरी में हो दोस्तों, बेनिफिट जरूर लीजिए। ओके, मैंने किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यस किया तो उस पर्टिकुलर प्रोफार्मा में होना चाहिए, ये दिया गया है, मैं इसको नो कर देता हूँ। जो भी कास्ट होगी वो कास्ट आपको यहाँ पे डालनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर फिजिकल हैंडीकैप आप हो तो पहले ही हमने चूज किया हुआ है, ऑटो फिल्ड है।
डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, दोस्तों ये पहले ही मैंने नो कर दिया था, एस होता तो हम लोग रिलीजियस है, लिंग्विस्टिक है, वो सब यहाँ पे एनेबल्ड हो जाते। ऑर्फन है तो ऑर्फन कीजिए, यस नो जो भी कुछ है दोस्तों। वंस कंप्लीट सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो अब आपके पास में है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, तो ये ऑलरेडी हमने फिल किया है, इसका झंझट नहीं है, वही का वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आने वाला है। ये आ गया आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी का भी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है पूरा यहाँ पे एचएससी का भी आपके पास आ रहा है। 2025 में एग्जाम दे रहे हैं क्या, ये पहले ही हमने नो किया, यस कर देंगे तो आप यही से बाहर हो जाएंगे क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो दोस्तों। ये मैंने कुछ रैंडम ऐसे ही डिटेल्स डाले हुए हैं। सिलेक्ट एचएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, ऑब्टेन मार्क्स एंड ऑल, सभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने फिल की है। कुछ इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव है हम लोग यहाँ पे हाइड कर देंगे, आप देख लेना, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वही आपको यूज करना है दोस्तों। हैव यू स्टडीड अपीयरिंग मैथमेटिक्स, भाई 12th में अगर मैथ्स था तो यस बोलो, 12th में अगर मैथ्स नहीं होगा तो नो बोलो। जैसे ही आप इसको नो करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करके आ जाएगा कि आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो वो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रिज कोर्स की एडिशनल कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ाए जाते हैं आपको, बाकी और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर मैथ्स है यस कर दीजिए, और यहाँ पे क्लियर बोला है हैव यू स्टडीड अपीयरिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएट लेवल, मतलब खाली 12th में मैथ्स था ऐसा नहीं है, बहुत बार होता है 12th में मैथ्स नहीं था बट ड्यूरिंग ग्रेजुएशन था, है कि नहीं, तो आपको यहाँ ख्याल रखना है ग्रेजुएशन में भी होगा तो भी चलेगा, एक मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन स्टेटस पास, ठीक है। अब पास किसको लिखना है, जिसका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, और अपीयरिंग जिनका अभी फाइनल ईयर वगैरह चल रहा है, भाई सेकंड ईयर वाले तो ये फॉर्म नहीं भर सकते, तो थर्ड ईयर की बात चल रही है। अपीयरिंग कोर्स ड्यूरेशन, सो कोर्स ड्यूरेशन मतलब दोस्तों जो भी आपका ग्रेजुएशन था वो कितना था उस हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करना है। मान लीजिए 3 इयर्स का था तो 3 लिखिए, 4 साल का था 4 लिखिए, उस हिसाब से ब्रांच। अब यहाँ पे देखिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए, बीबीए, बी फार्म, बीआर, बी बीटेक, बीसीएस, और बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अदर फुल टाइम मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन बैचलर्स डिग्री, जो भी कुछ होगा वो आपको डालना है। अब बहुत बार बीबीए सीए के बच्चे होते हैं, है कि नहीं, तो बीबीए सीए के बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि क्या डाले और कैसे डाले, तो दोस्तों मेरा सजेशन है आप बीबीए करके भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई इसमें झंझट नहीं है। या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अदर फुल टाइम मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन बैचलर्स डिग्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। देन सेव एंड प्रोसीड मैंने यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए, देखिए जितने भी स्टेप्स थे एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। अभी आपको एग्जाम सेंटर डालना पड़ेगा, देखिए ये एग्जाम ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन है का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके पास में यहाँ पे करीबन करीबन 30-40 हजार बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उतने मशीन्स भी अवेलेबल होने चाहिए, उतने सेंटर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। सो पुणे में अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो दोस्तों आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना होता है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस, अगर मैं पुणे को बिलोंग कर रहा हूँ मैं पुणे डाल रहा हूँ। अब मैं सोचूंगा कि अगर पुणे मुझे सेंटर नहीं मिला तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ आसपास। सो पुणे के आसपास की बात करते हैं दोस्तों, आप थाने तक जा सकते हैं, नासिक तक जा सकते हैं, औरंगाबाद तक जा सकते हैं, या फिर इस तरफ आप सातारा वगैरह जा सकते हैं। सो जैसे यहाँ आप देखेंगे सातारा का भी ऑप्शन है, आप यहाँ देखेंगे नासिक का भी ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा, और औरंगाबाद, जैसे भी आपको चॉइस लग रहा है दोस्तों उस चॉइस के हिसाब से आपको यहाँ डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर भी सेंटर्स है ना, ऑलमोस्ट कैपिटल जो प्लेस है ऑलमोस्ट सेंटर्स वहीं पे है, बट महाराष्ट्र के बाहर भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैंने गलती से औरंगाबाद बोल दिया दोस्तों, पहले वही नाम हुआ करता था, संभाजी नगर अभी फिलहाल इसका नाम है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो मैं एक कोई भी रैंडमली एक ऑप्शन डाल दे रहा हूँ और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, अब आ गए दोस्तों हम लोग सिलेक्शन, यहाँ पे फोटोग्राफ, जैसा कि मैंने कहा था फोटोग्राफ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे ना कुछ सिलेक्टेड चीजें दी हुई है कि आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। तो देखिए द फोटोग्राफ शुड बी 2 इंच इंटू 2 इंच, ठीक है, 50 mm इंटू 50 mm इन साइज, इन कलर, एंड शुड कवर 80% ऑफ फोटो। बहुत बार होता है ना और फुल फोटो होता है और हम लोग फिर उस हिसाब से गड़बड़ करते हैं, तो फोटो कम से कम 2 इंच इंटू 2 इंच होना चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों जब आप मोबाइल से लेते हैं
तो ऑलमोस्ट वो सब ये चीजें जो है वो कवर कर ही लेता है। द फोटोग्राफ शुड बी मिनिमम 100 KB, मैक्सिमम 5 MB। सो बहुत से ऑनलाइन यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल जाते हैं। 1 मिनट, ठीक है। ऑनलाइन फोटो पिक्सल साइज चेंज आप डाल दीजिए, यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। ये देखिए रिसाइज इमेज ऑनलाइन, रिसाइज पिक्सल्स। सो बहुत से आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। आप अपलोड इमेज कीजिए एंड जैसे ही आप इमेज अपलोड करते हैं सारे ऑप्शंस अलग अलग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके हिसाब से जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आप बेसिक है पढ़िए, बाकी लाइटिंग फेस दिखना चाहिए एंड ऑल। हाँ, डूज एंड डोंट्स। द फोटो शुड कैप्चर फुल फेस फ्रंट व्यू विथ आईज ओपन। द हेड शुड बी इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम। ऑब्वियस है आपका काम कम हो जाएगा, फॉर्म भरेंगे तब आप ये सब नहीं पढ़ने वाले अभी। देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्टिंग शैडोज ऑन फेस। अब फेस दिखना चाहिए, बात खत्म यार, है ना। ईयर्स दिखने चाहिए, फेस दिखना चाहिए, यहाँ तक का बॉडी दिखना चाहिए, इतना आप ख्याल रखिए। आई ग्लासेस दोस्तों क्लियर है कि आई ग्लासेस का भी आपको ख्याल रखना है। डार्क ग्लासेस एंड ऑल नहीं होनी चाहिए, अब जिसको ग्लास पहनते ही है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हेड एंड आइज का पोजीशन बिल्कुल सामने होना चाहिए, डायरेक्टली इधर उधर इस तरफ नहीं होना चाहिए। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जनरलाइज, बस आप ये ख्याल रखना 100 KB 5 MB के अंदर होना चाहिए, बाकी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इंच इंटू 2 इंच भी जो हम फोटो लेते हैं मोस्टली उसी में वो होता है। तो एग्री कीजिए, बोल रहा है, हमने एग्री कर दिया। ओके दोस्तों यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ओपन करेंगे तो आपका जो भी बेसिक जहाँ से आप ब्राउज करेंगे, जहाँ आपने सेव किया होगा वहां से आपको फोटो अपलोड करना है। अगर आपको तुरंत लेना है तो आप कैमरा से तुरंत भी ले सकते हैं, कैमरा एक्टिव हो जाएगा, बट मैं सजेस्ट तो आपको करूंगा इसी हिसाब से आप कीजिए। दूसरा दोस्तों, वंस यू कंप्लीट दिस फील्ड आपको सिग्नेचर यहाँ पे एक पेपर पे करना है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ सिग्नेचर, ठीक है। सो एक पेपर पे आपको सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर फाइनली आपको सेम प्रोसीजर से अपलोड करना है, बाकी और कुछ नहीं, उसका फोटो लेके करना है दोस्तों। उसके बाद में अपलोड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे आप आने वाले हैं। सो फिलहाल इस स्टेप के आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से अभी जो भी सेंसिटिव चीजें थी दोस्तों मैंने यहाँ पे कवर कर ली। अब यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, जो भी कुछ होगा यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपने इन्फो, बस यही स्टेप है दोस्तों, अभी आपको डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी फिल किया है प्रॉपरली एक और बार देखिए, कास्ट वाले अगर होंगे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती देखिए, जो भी आपका एनुअल इनकम है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चेक कीजिए। एसएससी एचएससी बोर्ड पे जैसे भी यानी उस सर्टिफिकेट पे जो भी नाम था उसी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। फाइनली आपको यहाँ पे जो फीस है 1200, अगर आप ओपन कैटेगरी या ओएमएस कैंडिडेट हो, कास्ट में हो तो 1000 रुपीज दोस्तों यहाँ पे आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अलग अलग गेटवे पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आफ्टर दैट वंस यू पे द फीस रिडायरेक्ट होगा और दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हुआ रहेगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको प्रिंट करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ एक मेल पे डाल दीजिए, किसी को व्हाट्सअप करके रखिए, सेफ एंड साइड आपके पास में वो अवेलेबल रहेगा। बाद में आपको इसको लॉग आउट कर देना है एंड दैट्स इट दोस्तों। फिर आपको सीधा वेट करना है हॉल टिकट्स के लिए। दोबारा आपको यही आईडी यही पासवर्ड डालना है, हॉल टिकट्स पे आ जाएंगे। हॉल टिकट्स के अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको उस सेंटर पे जाना है, सेंटर पे जाके आप एग्जाम देंगे। जैसे ही आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट होगा दोस्तों स्कोर कार्ड आपका आएगा आफ्टर 1 मंथ 1.5 मंथ। स्कोर कार्ड भी आपको यही लॉगिन में मिलेगा। वन स्कोर कार्ड आपका हो जाता है तो नया एक एडमिशन पोर्टल सीईटी सेल लॉन्च करेगा, जिसमें आपके कॉलेज के यानी जो भी मेरिट आपका होगा मेरिट के अकॉर्डिंगली एंड दोस्तों प्रीवियस कट ऑफ्स के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली एनएचजे एकेडमी आपको ये स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे गाइड करेगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या कट ऑफ पे क्या तरीके से आपके मेरिट के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए। सो दोस्तों नेक्स्ट जो आपका फेज होगा वो कैप राउंड का होगा, नया पोर्टल आएगा, वहां से पूरा प्रोसीजर चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आपको खाली रजिस्ट्रेशन का ख्याल रखिए एंड हॉल टिकट का ख्याल रखिए, बाद में एग्जाम दीजिए, स्कोर कार्ड एंड देन कैप प्रोसेस। सो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों।
एक और विशेष बात, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है बट एमसीए करना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, एनएचजी एकेडमी ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आप ये जो 90 डेज बचे हुए हैं इनमें अभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि एक लेवल तक हो गया है, तो दोस्तों टेस्ट सीरीज भी एनएचजी एकेडमी की आप ले सकते हैं। बहुत चीपेस्ट कॉस्ट में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों स्टडी मटेरियल भी एनएचजी एकेडमी का अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और साथ ही साथ क्रैश कोर्स भी अभी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फाइनल ईयर में हो, आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे, दोस्तों एनएचजी एकेडमी का रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 200 आवर्स के इसमें आपको सेशंस मिल जाते हैं, जो कि अगर आप रोज अगर 3 आवर्स 4 आवर्स के स्पीड से भी जाते हो, सो विद इन अ टाइम आप कंप्लीट करके मॉक्स एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आप नीचे दिए हुए नंबर पे एनएचजी एकेडमी को कांटेक्ट करके ये सारी जो ऑप्शन है वो देख सकते, मतलब सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं आपको जो भी फॉर्म में ये मटेरियल चाहिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे। कंफ्यूजन है दोस्तों अभी भी, कमेंट बॉक्स में सिंपली रिप्लाई कीजिए, टीम आपको गाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच।